नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग नहीं, अब तो गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग नहीं, अब तो गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चों? आप सभी बच्चों का ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी बच्चों का ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। वैष्णवी सिंह, नवजोत, रमन कुमार, राम गोयल, नवजोत, रमन कुमार, राम गोयल। ये अंदर कैसे आवाज आ रही है भाई? कौन से वाले से आ रहे हैं? आज बोलो तब तो सुनूं मैं। पता चले किसमें आ रही है? बोलो। बच्चों को आवाज रिपीट हो रही है ना? हाँ तो बोलो तो देखो तो किसमें आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी भी बच्चों रिपीट हो रहा? अभी भी बच्चों रिपीट हो रहा। बस करवा रहे हैं फिक्स। बस करवा रहे हैं। अब जानो। अब बताना बच्चों, अब तो नहीं हो रही को? अब बताना बच्चों। अब ठीक है? अब ओके है? अब मुझे लगता है सही हो गया है। नहीं, अब फिक्स्ड है मेरे हिसाब से, है ना? ठीक। चलिए, थोड़ा सा इधर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था बच्चों, उसकी तरफ से हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलो बच्चों, तो एक बार दोबारा से गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? राम गोयल, आरती कुमारी, रमन कुमार अग्रवाल, कीर्ति, आसूस, आपका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है। हार्दिक उत्तरेजा, हो जाएगी हार्दिक। नहीं नहीं, अकाउंट्स की क्लास तो हुई है। हार्दिक उत्तरेजा जी, अकाउंट्स की क्लास हुई है। चलिए, मैं बात कर लूंगा। चलो स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें बच्चों। गुड आफ्टरनून वानी जैन, जरा यूट्यूब चैट को बड़ा किया जाए।
चलिए, लास्ट क्लास में हमने ये बात की कि सर जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जो हमारी वांट्स होती हैं ये अनलिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से हमें करना पड़ता है चॉइस, क्योंकि किसका जन्म हो जाता है, स्केर्सिटी का। ये हमने बात बच्चों लास्ट क्लास में की थी। गुड आफ्टरनून तिन्हा, अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूं तो माइंड मत कीजिएगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा उसे ठीक से। T1NHA, चलिए जो भी है। देखिए, ये बताओ बच्चों, जब हम इस बात को जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है बच्चों? टाइम। अब आप किस फैमिली से आते हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितना आपके पास दिमाग है, वो सब एक तरफ, पर एक चीज आपको मिली हुई है, वो है 24 घंटे का समय। तो आपके जीवन की तरक्की किस बात पे निर्भर करती है कि आप उस 24 घंटे का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। वही 24 घंटे का इस्तेमाल करके कोई 20,000 कमाता है और वही 24 घंटे का इस्तेमाल करके कोई 20 करोड़ कमाता है। तो सारा खेल तो बच्चों है टाइम मैनेजमेंट का। तो जब हम ये जानते हैं कि सर सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स टाइम है, तो समय का सही इस्तेमाल जरूरी है कि नहीं। ठीक वैसे ही बच्चों, जितने भी रिसोर्सेज इस धरती पे मौजूद हैं वो लिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं, तो क्या हम उन रिसोर्सेज को कहीं भी जा करके वेस्ट कर दें? बताइए, क्या हम उन रिसोर्सेज को कहीं भी जाके वेस्ट कर दें? आप घर से बाहर रहते हैं और आपको मिलता है 10,000 रुपये महीना, तो आप बहुत सोच समझ करके उन 10,000 रुपयों को खर्च करोगे कि नहीं। आज जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है वो है बच्चों प्रोडक्शन। क्या बच्चों प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स की होती है या सर्विसेज की भी होती है? प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स की होती है या सर्विसेज की होती है? मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या मैं कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन सर गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों की मानी जाती है। इसीलिए तो सर हम इकोनॉमिक्स में शब्द इस्तेमाल करते हैं कमोडिटी। तो जहां भी बच्चों कमोडिटी लिखा होता है, इसका मतलब ही होता है गुड्स प्लस सर्विसेज। जहां गुड्स लिखा होता है, इसका मतलब वहां स्पेसिफिकली गुड्स की बात हो रही है। जहां सर्विसेज लिखे हुए हैं, इसका मतलब वहां पे स्पेसिफिकली सर्विसेज की बात हो रही है। वैभव अग्रवाल, गुड आफ्टरनून। आ गई बात समझ में बच्चों? लेकिन जहां कमोडिटी लिखी है वहां गुड्स या फिर सर्विसेज। अब अगर आप किसी भी व्यक्ति का जीवन उठा के देखें, किसी भी इंसान का जीवन उठा के देखें, आप अपने घर में अपने माता पिता को देखें, वो या तो गुड्स से जुड़े हैं या वो सर्विसेज से जुड़े हैं। कोई तीसरा काम तो नहीं कर रहे होंगे, या दोनों मिला के कर रहे होंगे। बोलो यस और नो, क्या मैं सही हूं? अब देखो सर, प्रोडक्शन कौन करता है? सर प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर। क्या सर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर अकेला कर लेगा? सर अकेला थोड़ी करेगा, उसको लोग चाहिए काम करने के लिए। तो जब प्रोड्यूसर बच्चों प्रोडक्शन करेगा तो इससे बच्चों जनरेट होती है इंप्लॉयमेंट। तो जब बच्चों इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है तो इंप्लॉयमेंट से होता है इनकम। इनकम का एक हिस्सा बच्चों है एक्सपेंडिचर, जो हम खर्च कर देते हैं, और दूसरा हिस्सा है बच्चों सेविंग। जो पैसा हम सेव करते हैं वही पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। और ये बताओ बच्चों, ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा फिर किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में जाके लग जाता है कि नहीं? प्रोड्यूसर को फिर ये इन्वेस्टेड पैसा मिलता है, वो फिर प्रोडक्शन करता है, फिर इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, फिर इनकम जनरेट होती है, फिर एक्सपेंडिचर होता है, फिर सेविंग होती है,
फिर इन्वेस्टमेंट होती है, फिर वापस इन्वेस्टमेंट कहां पहुंचता है, प्रोड्यूसर के पास पहुंचता है, वो फिर उस पैसे से प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है और ये सिलसिला चलता रहता है बच्चों। और देश भी ऐसे ही तो चलता है। हमारी रोजी रोटी, हमारा आहार, हमारा जीवन, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? प्रोडक्शन एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि नहीं? बोलो पहले यहां तक जनता साथ। क्या आप इस बात को समझ पाए कि सर प्रोडक्शन एक्टिविटी देश की सबसे ज्यादा जरूरी एक्टिविटी है? तो ये बताओ बच्चों, मैं ये तो समझ गया कि प्रोडक्शन एक्टिविटी देश की सबसे ज्यादा जरूरी एक्टिविटी है, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगता है? सर प्रोडक्शन करने के लिए तो लगते हैं रिसोर्सेस। प्रोडक्शन करने के लिए लगते हैं रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस की क्या समस्या है? रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड। यस और नो? तो सर प्रोडक्शन सबसे जरूरी एक्टिविटी है और प्रोडक्शन करने के लिए लगते हैं रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन रिसोर्सेस को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, हम उन रिसोर्सेस को सही तरीके से एलोकेट करें। तो लिमिटेड होने की वजह से बच्चों रिसोर्स अलोकेशन बहुत जरूरी हो जाता है, और ये रिसोर्स अलोकेशन फिर हमें समझाता है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम अपने रिसोर्सेस को किस वस्तु पे अलोकेट करो। तो जन्म होता है किसका बच्चों? व्हाट टू प्रोड्यूस। जन्म होता है बच्चों हाउ टू प्रोड्यूस। ये आपके 11th और 12th के क्लास का फेवरेट टॉपिक होता है, जिससे टीचर जरूर एक सवाल आपसे पूछते हैं। उसी में मैं कुछ नई चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको थोड़ा ये आइडिया लग पाएगा कि सीए फाउंडेशन का लेवल थोड़ा अलग तरीके का है। समझ आ गई बात? और इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं सर? ये देश की सबसे मुख्य समस्याएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं, क्योंकि सबसे जरूरी काम ही प्रोडक्शन है, और ये तीनों प्रोडक्शन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इसीलिए बच्चों हम इन्हें बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहां तक जनता साथ। ये सब लिखते भी चलिए। सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, ये आपके सारे नोट्स मेरे साथ क्लास में ही बनेंगे, तो आप साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे, और जितना मैं कॉपी में लिखवा दूंगा आपका उतने में ही भला हो जाएगा। नोटेड बच्चों? नहीं नहीं रमन, अलग है, धीरे धीरे सीखेंगे। नोटेड बच्चों? डन? ठीक है, अब उसके बाद ये अगली स्लाइड भी नोट कीजिए। अब सब्जेक्ट को बच्चों रटना नहीं है, सब्जेक्ट को फील करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि हम बहुत अच्छे से एमसीक्यू कर सके। हो गया? चलिए बहुत अच्छा। अब इस टॉपिक को मैं यहीं पर रोकते हुए इकोनॉमिक सिस्टम शुरू करूंगा। अब आप कहोगे सर ये वाला टॉपिक खत्म कर देते, बीच में ही इकोनॉमिक सिस्टम? जैसे ही आप इकोनॉमिक सिस्टम समझ जाएंगे, मैं इस टॉपिक को इकोनॉमिक सिस्टम के साथ रिलेट कर दूंगा, और आप दोनों के बीच का कनेक्शन समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो आप प्रोडक्शन का महत्व समझ गए। अब हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे और फिर इकोनॉमिक सिस्टम को इसके साथ जोड़ देंगे। समझ आ गई बात? चलिए, तो जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, तो
आपके जो सिलेबस में बच्चों इकोनॉमिक सिस्टम है वो है सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी है बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा है बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बच्चों सोशलिस्ट इकोनॉमी, और शायद आज की हमारी पूरी क्लास सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही समझने में निकले। तो हम स्टार्ट करें, आप तैयार हैं? चलिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दो लोगों ने दिया, प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। किस किताब में दिया? इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किस ईयर में दिया? 1848। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे ही शुरू होता है, तीन बातें दिमाग में फिक्स कीजिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया और फ्रेडरिक एंजल्स ने दिया। किस किताब में दिया? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किस ईयर में दिया? 1848। लेकिन यहां पर कुछ गलत है। गलत यह है बच्चों कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने कॉन्सेप्ट दिया था एक्चुअली में कम्युनिस्ट इकोनॉमी का। उन्होंने कम्युनिज्म को समझाया था। तो और किताब का भी नाम देखिए क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा है बच्चों? प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ये तो कम्युनिज्म समझा करके गए थे, इसको मैंने सोशलिज्म में लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों? मैं सही भी तो लिख सकता था, फिर मैंने ऐसा क्यों किया? और एक तरफ मैं कह भी रहा हूं कि ये गलत लिखा हुआ है। हाँ जी, वाई? क्योंकि बच्चों आपके ICAI के मटेरियल में यही लिखा हुआ है। तो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, आप कितने बड़े जानकार हैं, मैटर नहीं करता। जो स्टडी मटेरियल में लिखा है वही सत्य है। स्टडी मटेरियल से कोई बहस नहीं। स्टडी मटेरियल यदि कहता है कि जहां बैठे हो खड़े हो जाओ और 5 मिनट भांगड़ा करो, नो क्वेश्चन आस्क्ड, खड़े होना है और 5 मिनट करना है भांगड़ा। इस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल को पढ़ना है, क्योंकि ज्ञान एक तरफ और मार्क्स एक तरफ, और मार्क्स तो सर उसी किताब से आएगा, तो वही पढ़ेंगे जो उस किताब में लिखा है। जो लिखा है वही दिखा है, जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को, जो लिखा है वही दिखा है, जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं। यानी हमें सिर्फ क्या देखना है बच्चों? जो कहां लिखा है, जो कहां लिखा है, जो ICAI में लिखा है। तो यानी कि ICAI यदि कहता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के प्रोपाउंडर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स हैं, तो जी हैं। किस किताब में दिया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जी दिया। किस ईयर में दिया? 1848। जी बिल्कुल आप सही हैं। बात खत्म। समझ आ गई बात? देखो, ईगो एक तरफ, इको एक तरफ। ईगो से बड़ा है इको। ईगोनॉमिक्स से बड़ा क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स। तो हम अपनी ईगो को साइड रखते हुए वो कार्य करेंगे जिससे इकोनॉमिक्स में नंबर ज्यादा है, ईगोनॉमिक्स को हम साइड में रखेंगे। बोलो यहां तक जनता साथ? बात समझ में आ गई? शुरुआत की क्लासेस है तो मैं आपको ट्रेनिंग भी देते चल रहा हूं कि कैसे आपको स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। मैं भी जितनी भी बातें आपको बोर्ड पे पढ़वाऊंगा,
मैं साफ साफ आपको बोल रहा हूं, वो मैं सब आईसीएआई से पढ़ा रहा हूं, या मैं घर से आईसीएआई पढ़ के आया हूं, वहां से पढ़ा रहा हूं। हालांकि अब मुझे आईसीएआई याद हो गई है इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते। चलिए आगे बढ़े, अब इस कॉन्सेप्ट को बढ़े। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो सोशलिज्म का जन्म हुआ है ना, ये कम्युनिज्म से ही हुआ है। तो मे भी इस तर्क की वजह से आईसीआई बोलता होगा कि जब कम्युनिज्म के प्रोपाउंडर वो लोग हैं तो सोशलिज्म के भी यही होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और हम ध्यान से समझेंगे। जब मैं बोलता हूं बच्चों सोशलिज्म, सोशलिज्म में जो इंटेंशन होता है, सोशलिज्म में बच्चों जो इंटेंशन होता है, सोशलिज्म में जितनी भी प्रोडक्शन की जाती है, ये की जाती है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द सोसाइटी, नीड्स ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर। यहां पर जितनी भी वस्तुएं प्रोड्यूस होती है बच्चों, वो समाज की जरूरत को देखते हुए इस तरह से प्रोडक्शन की जाती है कि हर व्यक्ति का सोशल वेलफेयर प्रमोट हो सके। समझ आ गई बात। लेकिन मैं यहां पर एक बच्चे का नाम लेता हूं जिसका नाम मुझे सबसे ऊपर दिख रहा है, राम गोयल। देखो नाम भी कितना सात्विक है, साक्षात राम जी का नाम है इनका, मर्यादा पुरुष है राम गोयल। राम गोयल जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपके नाम का इस्तेमाल करते हुए पूरी क्लास को कुछ समझाऊंगा, तो प्लीज आप मेरा साथ दीजिएगा। राम गोयल, ये बताइए, आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में आना चाहते हैं और आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में आते हैं और आप बनाते हैं कार, दो कार बनाते हैं, कार ए, कार बी, और इसे बेचना शुरू करते हैं राम। ए कार 4 लाख रुपए में बन जाती है, ठीक है, और बी कार 40 लाख में बनती है। सेल होना शुरू होता है। ए कार जो है खूब बिक रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी थोड़ी कम बिक रही है, लेकिन ए कार जो है ये लॉस में आपको ले जा रही है, पर समाज का बहुत फायदा पहुंचा रही है, लोगों का बड़ा भला हो रहा है। लोग रोज आपको राम गोयल नहीं राम जी बोलते हैं कि अरे राम गोयल तो साक्षात राम जी हैं, अपना नुकसान झेल करके भी हमें गाड़ी दे रहे हैं। ये थोड़ा कम बिकता है पर प्रॉफिटेबल है। डियर राम गोयल, एज अ इंडिविजुअल बिजनेसमैन, क्या आप कार ए को कंटिन्यू कीजिएगा लॉस पे? जनता का भला तो बहुत हो रहा है। अरे भाई देखो, राम जी ने, हमारे मर्यादा पुरुष ने सीधे नो लिख दिया, कह रहा है सर मैं व्यापारी आदमी हूं, मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं समाज का भला करने थोड़ी बैठा हूं। तो क्या बच्चों कभी भी, हाँ बिल्कुल, रमन कुमार अग्रवाल ने कहा खुद का लॉस थोड़ी कोई बिजनेसमैन करवाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी इकोनॉमी में अगर प्राइवेट लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा तो क्या वहां पे बच्चों कभी भी सोशल वेलफेयर प्रमोट हो पाएगा? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या वहां पर कभी भी सोशल वेलफेयर प्रमोट हो पाएगा, समाज कल्याण प्रमोट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर का महत्व ज्यादा है तो किसका रोल ज्यादा होता होगा, प्राइवेट लोगों का या गवर्नमेंट लोगों का? गवर्नमेंट या प्राइवेट? क्योंकि सर गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। दैट्स व्हाई maximum production activity is decided by government on the basis of needs of the सोसाइटी। सरकार प्रोडक्शन एक्टिविटी में उतर जाती है और हर उस वस्तु को प्रोड्यूस करती है
जिससे मुनाफा को साइड रख करके समाज की भलाई को आगे बढ़ाया जा सके। पहले इतनी बात नोट कीजिए, और यहां तक कोई भी दुख, समस्या, कष्ट, परेशानी है तो पूछिए। नोटेड बच्चों? हाँ रमन कुमार अग्रवाल, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं तो वही पढ़ाऊंगा ना जो ICAI में लिखा है। बाकी डिबेट डिस्कशन तो हम बहुत कर सकते हैं, पर परीक्षा में उससे सवाल ही नहीं आएगा। बच्चों ये बताओ, मार्क्स किस टॉपिक से आएगा? जो देश दुनिया में चल रहा है उस टॉपिक से, या ICAI से? कहां से क्वेश्चन आएगा? सब बता दूंगा लक्ष्य, चिंता मत कीजिए। बस तो अपने को देश दुनिया एक तरफ, ICAI एक तरफ। लक्ष्य जिंदाल, आप पिछली क्लास में थे? फर्स्ट क्लास आपने अटेंड किया है लक्ष्य भाई? मेरी फर्स्ट क्लास आपने अटेंड की है? तो लक्ष्य उसमें बताया तो था कि सारा जो चेंज हुआ है सिलेबस में, पहले BCK था, अब नए एडिशन हो गए हैं, पूरी इकोनॉमिक्स 100 नंबर की हो गई है, पहले इकोनॉमिक्स 60 नंबर की हुआ करती थी। सब तो बताया था पिछले लेक्चर में। वही सब तो चेंजेस आए हैं। चलिए, नोटेड बच्चों? नोटेड बच्चों? आगे बढ़ जाएं। अगर आप साथ दे तो मैं क्या आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अंडर सोशलिज्म प्राइवेट individuals are allowed to perform production activity but only with the prior permission of the government। ये मत समझिएगा कि सोशलिज्म में प्राइवेट लोग व्यापार में आ ही नहीं सकते। सोशलिज्म में प्राइवेट लोग बिल्कुल व्यापार में आ सकते हैं, पर उन्हें जा करके पहले सरकार को बताना पड़ता है कि वो किस तरह के व्यापार में आना चाहते हैं, किस तरह के बिजनेस में आना चाहते हैं, और यदि गवर्नमेंट को लगता है कि इन्हें अलाउ करना चाहिए तो गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करती है, अदरवाइज गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम रहने दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर के आता हूं, और आप बताना कि मुझे अलाउ किया जाएगा या नहीं अलाउ किया जाएगा। ठीक है? नहीं रमन, सुनो ना यार, क्यों बेचैन हो? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, सब सही पढ़ाऊंगा। रिलैक्स बच्चों, आगे आगे नहीं बोलना है, सीखना है। तुम सीखने आए हो ना, आराम से सीखो, बहुत मजा आएगा अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेगी, तुम्हारा दिमाग खुलता चला जाएगा और मजा आ जाएगा तुमको। बस तुम मेरी बात सुनो। देखो क्या हुआ बच्चों, मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में हूं, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है सैमसंग, एक कंपनी है एप्पल, और एक कंपनी मान लीजिए ले लेते हैं, किसको ले लें, शाओमी। 3 कंपनियां ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। मैं अपनी कंपनी का ब्रांड का नाम रखता हूं बच्चों मैप्पल। मैं अपने ब्रांड का नाम रखता हूं मैप्पल, और मैं मैप्पल ब्रांड लेकर के मार्केट में उतरना चाहता हूं। तो पहले तो ये बताओ, क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी में मैं डायरेक्टली मैप्पल की प्रोडक्शन शुरू कर सकता हूं? मेरा मन किया और मैंने कल से शुरू कर दिया, क्या पहले तो ये बताओ मैं ये कर सकता हूं? मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि सर यहां पर आपको कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है तो आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए। तो मैं मैप्पल लेकर के पहुंचा गवर्नमेंट के पास।
ठीक है, गवर्नमेंट के पास में पहुंच गया। गवर्नमेंट ने बोला बताओ क्या तुम्हारा बिजनेस आइडिया है। मैंने कहा जी मैं एप्पल बनाऊंगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो भाई, ये जो 3 कंपनी है ये ऑलरेडी इतने स्मार्टफोन बना रही है कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं आ रही है और देश की सारी जरूरतें पूरी हो रही है। हमें किसी चौथे प्लेयर की जरूरत है ही नहीं। तो बताओ मैप्पल को लौट जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। अलाउ ही नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि नीड्स के आधार पे प्रोडक्शन होता है, वांट्स के आधार पे प्रोडक्शन नहीं होता। तो क्या बच्चों यहां पर नीड नजर आती है दूर दूर तक? क्योंकि ये 3 कंपनी ऑलरेडी सभी लोगों की आवश्यकता को, जरूरत को पूरी कर रही है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को यह लगा कि नहीं जरूरत तो है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे फोन में ऐसा क्या खास है। तो मैंने कहा गवर्नमेंट मेरी बात सुनिए। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनाइए। मैंने कहा देखिए, आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है मोबाइल फोन के अंदर, उसमें आज तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिसमें ब्लूटूथ के माध्यम से बैटरी ट्रांसफर हो जाए। मतलब कई बार सर ऐसा होता है कि कहीं पर चार्जिंग की सुविधा नहीं होती और किसी के फोन में मात्र 10% बैटरी है और मेरे फोन में 50% बैटरी है, तो क्यों ना मैं 10% एक्स्ट्रा बैटरी उसको ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रांसफर कर दूं। तो गवर्नमेंट कहती है वाह, आइडिया तो बढ़िया है, ऐसी टेक्नोलॉजी तो सच में आज तक नहीं आई है। फिर तुम ऐसे बोलते हो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट समझिए, अगर मेरी कंपनी आती है तो मैं इन तीनों कंपनियों को बंद करवा दूंगा, कोई टिकेगा नहीं मेरे सामने, दुनिया भर का पैसा कमाऊंगा, आपको भर भर के टैक्स दूंगा, मजा आ जाएगा, इनको बाजार से साफ कर देंगे, सिर्फ एक ही नाम चलेगा मैप्पल। क्या गवर्नमेंट तुम्हें अलाउ कर देगी? आरती ने कहा नो, राम गोयल कह रहे हैं यस, शियोना कह रही है यस, नवजोत का कहना है नो, लक्ष्य का कहना है नो। चंदा दो चंदा लो गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, यस या नो में बताइए। आंसर इज नो। ये बताओ बच्चों, मेरे इस बिजनेस आइडिया से प्रॉफिट की बदबू आ रही है कि नहीं, स्वार्थ की बू आ रही है कि नहीं? बोलो। तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप इसलिए बिजनेस में आना चाहते हैं कि ये 3 लोग जो काम धंधा कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, इनकी रोजी रोटी पे आप लात मारना चाहते हैं, आप अननेसेसरी बाजार में कंपटीशन बनाना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, आप इन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। क्या ऐसे हम सोशल वेलफेयर प्रमोट करेंगे? निकल जाइए यहां से। क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी बच्चों, अगर आपके व्यापार से मुनाफे की भर भर के बदबू आ रही है? लेकिन अगर आपका यही बिजनेस आइडिया से मुनाफा तो एक तरफ है, पर सोशल वेलफेयर की खुशबू आने लग जाए, तो अलाउ कर देगी कि नहीं गवर्नमेंट? बताइए। अब क्या है कि आपने मेरे से पढ़ा था इकोनॉमिक्स और आपने सोशलिज्म को जड़ से समझा था, ठीक है। कोई बच्चा था जो मेरी आधी क्लास लेके भाग गया था, लेकिन आपने मेरी पूरी क्लास सुनी थी। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि अपना प्रपोजल गवर्नमेंट के आगे कैसे रखना है। सेम प्रपोजल बच्चों आप गवर्नमेंट के पास लेके जाते हैं मैप्पल का, और प्रपोजल आप कुछ ऐसे लेकर के जाते हैं, डियर गवर्नमेंट क्या मैं अंदर आ सकता हूं? गवर्नमेंट कहती है अरे आओ बैठो, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तुम कहते हो सर क्या बताऊं, आज से कुछ दिन पहले मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। गवर्नमेंट वो जो बात है ना मेरे इधर दिल में लगती है। गवर्नमेंट बोली अरे भाई क्या बात है, जल्दी बताओ। आपको पता है मैं एक बार ट्रेन से कहीं जा रहा था और एक लड़की मेरे सामने बैठी थी, उसके पिताजी अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, उसको अपने पिताजी का फोन नंबर भी याद नहीं था, अभी अभी नया नया नंबर उन्होंने चेंज किया था। बिटिया अंतिम समय पे उनसे बात करना चाहती थी।
1% मात्र बैटरी थी, चार्जिंग की सुविधा नहीं थी। और वो बेचारी प्यारी बच्ची अपने पिताजी से बात नहीं कर पाई और उसका फोन ऑफ हो गया गवर्नमेंट। तो मैं एक ऐसा आइडिया लेकर के आया हूं कि ब्लूटूथ के माध्यम से बैटरी ट्रांसफर हो जाए। उस वक्त मेरे फोन में 80% बैटरी थी, पर मैं 1% उसको ना दे सका। पर अब मैंने उस दिन ठाना कि आज के बाद मेरे देश की कोई भी बेटी अपने पिता से बिना बात किए रह जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आया हूं मैप्पल। बताओ बच्चों, अलाउड और नॉट? अलाउड और नॉट? क्योंकि तुम्हारे बिजनेस आइडिया से अब आ रहा है सोशल वेलफेयर की खुशबू। तो व्यापार से जहां मुनाफे की बदबू आई तुम गए, और जहां सोशल वेलफेयर की खुशबू आने लग गई, गवर्नमेंट कहेगी आपका स्वागत है। यानी बच्चों, सीखने को क्या मिलता है? आप मुनाफा कमाइए, पर ऐसे मत कमाइए कि आप बिल्कुल सोशल वेलफेयर को भूल जाइए, बिल्कुल समाज को भूल जाइए। आप एक प्राइवेट बिजनेसमैन भी हैं तो क्या हुआ, आपको सोशल वेलफेयर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ इस नियत से व्यापार में आ रहे हैं कि आपको सिर्फ मुनाफा कमाना है, दूसरों की रोजी रोटी पे लात मारना है, तो सर हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। बोलो, सोशलिज्म दिमाग में छपता है कि नहीं? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सोशलिज्म का आधार समझ पा रहे हैं? अब ये बोर्ड पे लिखी बात को नोट कीजिए, बोर्ड पे लिखी बात को नोट कीजिए। यहां तक जनता साथ, रटने का नहीं बच्चों, एकदम सब्जेक्ट को महसूस करने का, दिल से लगाने का। आगे बढ़े। बहुत अच्छे। अब मैं अगली बात सोशलिज्म की लिखने जा रहा हूं। सरकार ये कहती है, या सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों, द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एवरीवन बट controlled and managed by government। सरकार ये कहती है कि ये जो देश की जितनी भी संपत्ति है, आप सभी लोगों की है। ये देश की जितनी संपत्ति है, ये आप सभी लोगों की है, लेकिन इसका विभाजन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम खुद करेंगे। अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? ताकि सबके हिस्से में कुछ हिस्सा जा सके। नहीं तो एक ही आदमी अमीर होता चला जाएगा, गरीब आदमी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये बताओ बच्चों, अगर सरकार इस प्रॉपर्टी का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करे कि ये लीजिए 50 लोग पहुंच गए बच्चों प्रॉपर्टी मांगने, और गवर्नमेंट कहती है ये सामने है 1000 एकड़ की जमीन, इसे आप सब लोग आपस में बांट लीजिए। तो ये बताओ बच्चों, लोग उस संपत्ति को आपस में बांटेंगे या एक दूसरे को काटेंगे? अगर गवर्नमेंट ने यह बोल दिया कि खुद बांट लो, बांटेंगे या काटेंगे? खून खराबा हो जाएगा बच्चों, काट मार मच जाएगी। यूपी बिहार आप जाइए तो एक बित्ता जमीन के लिए, हमारे यहां बोलते हैं एक बित्ता जमीन, एक बित्ता जमीन के लिए गोली चल जाती है भाई, लोग गला काट देते हैं। और यहां सरकार कहती है ये लो 1000 एकड़ की संपत्ति और खुद बांट लो। अरे वो बांटेंगे कम और काटेंगे ज्यादा, और वो जीत जाएगा जिसके पास मसल पावर ज्यादा होगा। यस और नो? इसीलिए सरकार प्रॉपर्टी का कंट्रोल अपने हाथ में रखती है, कहती है संपत्ति आपकी है, पर किसको संपत्ति मिलेगी और किसको संपत्ति नहीं मिलेगी ये हम तय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं सरकार के पास गया था ये बोलने के डियर गवर्नमेंट,
आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दो ताकि मैं उसमें अपना एक दुकान खोल लूं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, आपको सच में लगता है कि आपको आवश्यकता है और मुझे एक जमीन दे दी। तो मुझे बच्चों ऑलरेडी जमीन मिल चुकी है ना। फिर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि हम 50 एकड़ जमीन लोगों में बांटना चाहते हैं। तो लोग सब पहुंच गए जमीन के लिए, ठीक है। उसी में बच्चों लाइन में मैं भी ऐसे लगा हुआ हूं और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ रहा हूं और पेपर ऐसे बढ़ा रहा हूं। गवर्नमेंट ने मेरी तरफ देखा, कहा भाई तू किधर से आ गया, तेरे को तो पहले ही संपत्ति मिल चुकी है, निकल जा यहां से, बताओ मुझे दोबारा संपत्ति मिलेगी? अरे मुझे तो ऑलरेडी मिल चुकी है, अब उसको मिलेगी जिसको नहीं मिला है। लेकिन अगर सरकार सब में इक्वल बांटे तब तो दोबारा फिर मुझे मिल जाएगी। तो क्या फेयरनेस प्रमोट होगा बच्चों? क्या समानता आएगी? ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट पता है मुझे 6ठी क्लास में एक प्रसाद वितरण में समझ आ गया था। जैसे मेरे शहर में बच्चों दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनती है, तो दुर्गा पूजा में क्या होता है कि प्रसाद को कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देता है। तो एक दिन अनाउंसमेंट आया कि पंडाल के बाहर लड्डू बटेगा। तो हम सभी मित्रों में, दोस्तों में एक्साइटमेंट आ गई कि भाई आज कोई लड्डू स्पॉन्सर कर रहा है, एकदम टाइम पे पहुंच जाना है लड्डू लेने के लिए। दोपहर के 12 बजे से बच्चों लड्डू बंटना शुरू हुआ। प्रसाद तो प्रसाद होता है, ये बताओ बच्चों, प्रसाद प्रसाद की तरह लेना चाहिए ना। प्रसाद पर सबका अधिकार है कि नहीं, बोलो यस और नो। प्रसाद पर प्रसाद कोई भोजन थोड़ी है, प्रसाद पे सबका अधिकार है। अब जैसे ही हमें पता चला कि 12 बजे लड्डू बटेगी, हम बेशर्मों की तरफ पहुंच गए डॉट 12 बजे। 11:55 में ही पहुंच गए थे। लड्डू लगा बच्चों 12 बजे। तो मैं गया पहले ऐसे, भैया लड्डू दे दो, ऐसे करके ले लिया और बाहर निकला, खा लिया, बड़ा मजा आया। फिर मैं दोबारा गया पीछे की साइड से, भैया लड्डू, उसने फिर लड्डू दे दिया। मैं खुश हो रहा हूं कि मुझे लड्डू पे लड्डू मिले जा रहा है। तीसरी बार मैं फिर गया, भीड़ के अंदर से ऐसे हाथ डाला, उसने मेरा हाथ ही पकड़ लिया, बोला दोबारा तू दिख गया ना, सारा लड्डू तेरा यही निकाल दूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा तू बार बार आ रहा है। तो ये बताओ बच्चों, मैं गलत था या वो गलत था? बताओ, क्या वो लड्डू सिर्फ मेरे लिए बट रहा था? बोलो। उसने मुझे बेहतरीन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाया। उसने बोला कि भाई मानते हैं कि ये लड्डू सबका है, पर भाई जब तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है तो और लड्डू तुम कैसे खा सकते हो? तो ये बताओ बच्चों, देश में मौजूद जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये ठीक उस लड्डू की तरह है कि नहीं? किसी के हिस्से में 5 लड्डू और किसी के हिस्से में कोई लड्डू नहीं, क्या ये इंसाफ है? सोशलिज्म हमें यही सिखाता है, टू प्रमोट मैक्सिमम फेयरनेस। अरे भाई लड्डू पे सबका अधिकार है और लड्डू सबको मिलना चाहिए। एक आदमी 5 लड्डू और एक आदमी 0 लड्डू, ऐसे नहीं चलेगा भाई। सब पे लड्डू का अधिकार है। बोलो बच्चों, क्या सोशलिज्म का आधार, बेस तुम्हारे दिमाग में छप गया? बोलो मेरे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, सोशलिज्म समझ में आया क्या है ये? अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि सर ये बिल्कुल 11th-12th जैसा नहीं है, इसमें गहराई थोड़ी ज्यादा है। क्या आपने आज से पहले सोशलिज्म को इस तरीके से पढ़ा था? बताइए। इतना तो आप भी जानते होंगे कि सर सोशलिज्म में मैक्सिमम चीजें गवर्नमेंट करती है, पर इस बात में इतनी गहराई है ये आपको नहीं पता। और यही गहराई से सवाल बनता है। आईसीआई जानता है आप क्या पढ़ के आए हो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी प्लेन रीडिंग कितनी अच्छी है, आप कॉन्सेप्ट को अंदर से कितना जानते हो। मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में क्या है। समझ आ गई बात? अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, पर मेरे साथ थोड़ा पढ़ने का तौर तरीका अलग रहेगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब एक याद रखने योग्य बात, सोशलिस्ट इकोनॉमी
is also known as centrally planned इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को बच्चों हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर सारी की सारी चीजें बच्चों प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा होती है। ठीक है। दूसरा हम इसे बच्चों कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कमांड इकोनॉमी क्यों? क्योंकि यहां पर जितनी भी चीजें हैं दे आर ऑन द कमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट। हेमंत मोहता कह रहे सर सीए इंटर वाला हूं। बेटा ये तो फाउंडेशन की क्लास है, आपका ओहदा बड़ा हो चुका है, आप इंटर की क्लासेस पढ़िए, अब यहां आपका कोई काम नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन बच्चों। अब हम इसके पॉइंट्स, इसके फीचर्स देखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं बच्चों। अच्छा अभी कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लिख लो भाई लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। सबसे पहला फीचर होता है बच्चों कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप। अब आप मुझे खुद बताइए कलेक्टिव ओनरशिप से क्या मतलब है बच्चों, कोई आंसर दो। मैंने अभी अभी तुमको थोड़ी देर पहले समझाया। कलेक्टिव ओनरशिप शब्द से हमें क्या सीखने को मिलता है? प्लीज आप जितना हो सके मेरे साथ क्लास में पार्टिसिपेट किया कीजिए। हर्ष जैन का एक सवाल है कि सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिच और पुअर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर प्रॉपर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो? क्योंकि हर्ष जैन यहां पर अमीरी और गरीबी जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहां तो सरकार का उद्देश्य ही यही है कि कोई बहुत अमीर ना हो और कोई बहुत गरीब ना हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जाना चाहिए। हाँ आसूस बिल्कुल सही समझे। अगर बच्चों एक बात बताओ, अमीर और गरीब में डिफरेंस होना शुरू हो गया तो सोशलिज्म बचा? बताओ क्या सोशलिज्म बचा? फिर सरकार तो चाहती यही है कि कोई बहुत अमीर ना हो जाए, बहुत गरीब ना हो जाए। बाकी देखिए जो ज्यादा काबिल होगा वो तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश पूरी करती है कि जितना हो सके रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम रहे और सबके झोले में कुछ ना कुछ जाए। है ना बच्चों? यस और नो? belongs to everyone, belongs to everyone, but it is managed and controlled by government in order to promote maximum social welfare।
नोट कीजिए इसको। हर्ष जैन, आपको बात समझ में आई? नोटेड बच्चों? चलो, बहुत अच्छा। अब मैं कुछ ऐसा आपको समझाने जा रहा हूं जिसके लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा वाइड करना पड़ेगा। 1 मिनट मेरे से मांगा गया है, लीजिए 1 मिनट। तो अभी मैं जिस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा हूं, बड़ा ही सुंदर और सोशलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप प्लीज मेरे साथ ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। पहले मैं रमन साहब को 1 मिनट दे दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। रमन, अगर आपका हो जाए तो हमें बता देना। चलो, सेकंड पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, कोई मुझे बताओ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? कहीं कहीं कुछ किताबों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या फिर कुछ कुछ किताबों में यह भी लिखा होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, पहले तो ये बताओ, ये पॉइंट सुना है कि नहीं तुमने? ऐसा कोई पॉइंट सुना है? राम गोयल ने कहा नो रिच नो पुअर। हाँ जी, आंसर आ रहा है सेम डिस्ट्रीब्यूशन दैट इंश्योर सेम अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी अमंग पीपल एट द टाइम ऑफ रेमुनरेशन, everyone should get pay based on their skill, डॉक्टर इज गेटिंग एज मच एज क्लर्क, सबको उनके वर्क के हिसाब से इनकम मिलनी चाहिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन, प्रोवाइड इक्वल फैसिलिटीज। चलिए समझते हैं ये क्या है। नॉर्मली बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि सर, अगर किसी के पास 100 रुपए है तो 10 लोगों में बांटना है तो 10-10 रुपए बांट दीजिए। ये इसका मतलब है ही नहीं। देखो, कोई भी इंसान आगे बढ़ता है दो चीजों से। सबसे जो ज्यादा जरूरी वेल्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ है वो है हेल्थ, सेहत। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वेल्थ है वो है एजुकेशन। कहा जाता है किसी मनुष्य के पास यदि अच्छी सेहत है, अच्छी शिक्षा है, तो वो जिंदगी में वो सब कुछ पा सकता है जो वो पाना चाहता है।
सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छी सेहत और अच्छी शिक्षा। सेहत ज्यादा जरूरी है या शिक्षा? बताइए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हेल्थ और एजुकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेफिनेटली हेल्थ। सर अगर सेहत ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहा जाता है बच्चों, आप धन का भोग तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप सेहतमंद नहीं हैं। सबसे जरूरी जो वेल्थ होता है वो सेहत होता है। जैसे आप इमेजिन कीजिए, आपने इतना धन कमाया एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, इतना धन कमाया एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ कि आज आप दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ करके जो मर्जी चाहे वो भोजन कर सकते हैं, पर डॉक्टर ये कहता है कि आपको वाटर डाइट पे रहना है, आपको सैलेड डाइट पे रहना है, अनाज हम आपको अलाउ ही नहीं कर सकते, आपकी लीवर की कैपेसिटी ही नहीं बच गई है पचाने के लिए, तो क्या वो धन किसी काम का है? आप लैम्बोर्गिनी खरीद तो सकते हैं, लेकिन आपका मोटापा इतना बढ़ चुका है कि आप उसकी सीट पर फिट ही नहीं आते, तो क्या उस लैम्बोर्गिनी का कोई फायदा है बच्चों? आप दुनिया के सबसे महंगे महल में रहते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं, नंगे पैर घास पे चलो, थोड़ा देर धूप में लेटो, कहीं आश्रम में जाके जीवन व्यक्त करो, तो सब बेकार है कि नहीं? हाँ बिल्कुल रमन, पर मैं यहां आपकी बात कर रहा हूं। तो अगर आपने धन कमाने में सेहत गवा दिया तो सारा धन व्यर्थ है। हाँ डेफिनेटली आपके कमाए धन पे दूसरे मौज करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आप धन का भोग तभी लगा सकते हो जब आप सेहतमंद हो। उसके बाद बच्चों सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है शिक्षा, एजुकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप जानते हैं हमारा कोड क्या कहता है? हमारा कोड कहता है डिप्राइविंग समवन फ्रॉम एजुकेशन। सुनिएगा मेरी लाइन को, मेरे शब्द नहीं है, कोड के शब्द हैं। डिप्राइविंग समवन फ्रॉम एजुकेशन इज इक्वल टू डिप्राइविंग समवन फ्रॉम लाइफ। किसी से शिक्षा छीन लेना जिंदगी छीन लेने के बराबर है। तो आप समझ रहे हैं शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है? क्या खूबसूरत लाइन है, किसी से शिक्षा छीन लेना जिंदगी छीन लेने के बराबर है। तो दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं बच्चों, हेल्थ एंड एजुकेशन। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में, एक प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार कहती है किसी को भी हेल्थ फैसिलिटी की कमी से मरने नहीं देंगे। कोई भी लड़का यदि लड़की पढ़ना चाहता है, काबिल है, तो उसको यह मौका नहीं देंगे जीवन में कहने का कि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए पढ़ नहीं पाया। यानी कि हेल्थ और एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी बच्चों गवर्नमेंट उठा लेती है। तो बेसिक कॉज ऑफ इनइक्वालिटी तो बच्चों सेहत और शिक्षा ही तो है। तो यदि सेहत फ्री में मिल गई, शिक्षा फ्री में मिल गई, तो बताओ बच्चों बाकी तो युवा अपनी ताकत रखे ना आगे बढ़ने की, तो बेसिक कॉज ऑफ इनइक्वालिटी रिमूव हो जाएगा कि नहीं? बोलो, बेसिक कॉज ऑफ इनइक्वालिटी रिमूव हो जाएगा कि नहीं? ये होता है असल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ का, कि किसी को मरने नहीं देंगे इसलिए कि उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। कल को कोई आकर के ये ना कहे कि सर मैं इसलिए शिक्षित नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास धन नहीं था। सरकार कहती है पढ़ना है हम पढ़ाएंगे, तबीयत खराब है हम इलाज कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या बच्चों आज भी हमारे भारत देश में क्या इतनी सेहत की सुविधा है? क्या सरकार हर किसी को अस्पताल में बेड दे पाती है? क्या सरकार आज भी हर किसी को शिक्षित कर पा रही है? आपको पता है हर 1 लाख लोगों में 122 लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस टू हॉस्पिटल नहीं था। क्या इससे बुरी कोई बात हो सकती है बच्चों कि आपके पास मौका था बचने का, पर आप इसलिए नहीं बच सके क्योंकि आपके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी? मैं मानता हूं कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है या मेरी स्थिति ऐसी है कि कोई डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता, तो मुझे तो इस धरती को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बच सकता था और मैं सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है बच्चों? बताओ सही या गलत?
मैं बड़ा काबिल हूं, मुझे फॉरेन के कॉलेज में एडमिशन मिलता है, मैं देश के सबसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ता हूं, लेकिन मैं वहां इसलिए नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास महीने का खर्चा नहीं है जीने के लिए। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दूं, कितने लोग बिहार से हैं यहां पे? हाँ जी, मैं भी बिहार से हूं। तो यहां पर कुछ लोग हैं क्या जो बिहार से हैं? एक दो, कोई भी निकल जाए अगर। कोई नहीं है? एनी वन फ्रॉम बिहार? आरती कुमारी झारखंड से हैं, ठीक है। चलिए, दो तीन बच्चों ने लिखा कि वो बिहार से हैं। मैं भी बिहार से हूं बच्चों। कई लोगों को यह लगता है कि लालू प्रसाद यादव पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। आप गलत फहमी में हैं। इज हाईली एजुकेटेड। गुंजन कुमारी बिहार से है, ठीक है। लालू यादव इज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन। वो उस तरह के टोन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि बिहार की जनता को यह लगे कि ये हम में से ही एक है। तो पहले मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि लालू यादव पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है तो आप गलत फहमी में हैं। लालू यादव ने 15 साल बिहार पे राज किया और पूरे देश की ऐसी की पूरे देश कह रहा हूं, पूरे स्टेट की, पूरे बिहार की ऐसी की तैसी कर दी। आज भी जो छवि बिहार की बनी हुई है बच्चों, असल में ऐसी नहीं है। बिहार बहुत बदल चुका है। वो जो मूवीज में जिस तरह से बिहार को प्रेजेंट किया जाता है, असल में बिहार वैसा नहीं है। बिहार में मैं कई बार दिल्ली से ज्यादा सेफ महसूस करता हूं। तो लेकिन अब मूवीज में बिहार को उसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है ताकि मिर्च मसाला मिले। ये बात बच्चों हमारे डियर लालू प्रसाद बहुत पहले समझ गए थे कि बीमार आदमी क्या अधिकार मांगेगा। बीमार आदमी जो बीमारी से लड़ रहा है वो तो इलाज में व्यस्त रहेगा बेचारा। कभी इस अस्पताल दौड़ेगा, कभी उस अस्पताल दौड़ेगा, उसकी जिंदगी इसी में फंसी रहेगी। वो क्या अधिकार मांगेगा? तो सबसे पहले बिहार का क्या डैमेज कर दिया? हेल्थ सिस्टम डैमेज कर दिया। सरकारी अस्पताल के नाम पे कुछ भी नहीं। पेशेंट अपना खुद पानी का बोतल लेकर के बैठा हुआ है, सलाइन की बोतल खुद हाथ में पकड़ करके जमीन पे लेटा हुआ है। दूसरा बच्चों, एजुकेशन की वाट लगा दी। ना युवा पढ़ेगा, ना लिखेगा, ना अपने अधिकार समझेगा, कभी विद्रोह करेगा ही नहीं, शराब की एक बोतल पे वोट दे देगा। तो बताओ बच्चों, जब सेहत और शिक्षा को ही डैमेज कर दिया तो क्या कभी भी इन इक्वालिटी खत्म हो पाएगी? आप समझिए कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो, सीखना चाहिए उनसे। लेकिन आज देखिए युवा शिक्षित हो रहा है, सेहतमंद है ना, आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, अपने अधिकार मांग रहा है, बहुत जल्दी विद्रोह पे उतर जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। आज वो सरकार से क्वेश्चन करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आज सेहतमंद है, वो शिक्षित है। आज आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। यही सोशलिस्ट इकोनॉमी की सबसे अच्छी खासियत है कि सेहत और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है। तो जब सेहत और शिक्षा सरकार आपको दे रही है तो बाकी आप अपनी मेहनत से आगे बढ़िए। हर चीज गवर्नमेंट आपको थोड़ी ना करके देते रहेगी। आप धरती पर आए हैं तो आपके भी तो कुछ काम धंधे हैं कि सब कुछ तुमको सरकारी दे। तो पैदा ही क्यों हुए? होते ही नहीं, भगवान के ही चरणों में रह जाते। बोलो यस और नो बच्चों, बोलो मेरे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों। आज के बाद कोई पूछे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है, तो प्लीज मेरे से पढ़ने के बाद ये आंसर मत देना सर इनकम का विभाजन, सर रिसोर्सेज का विभाजन। नहीं, इट इज द विभाजन, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आप लिखिए इन अ प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी, हेल्थ एंड एजुकेशन facilities are enjoyed by all individuals almost free. Thus, basic cause of inequality
disappears. बोलो क्या तुम्हारे अंतरात्मा तक कॉन्सेप्ट चला गया? आज का युवा डिप्रेस्ड, रोना कर रहा है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे मेरे भाई, तू सेहतमंद है, तू शिक्षित है, तू अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। एक बार बाहर तो निकल, हिम्मत तो दिखा। ये क्या होता है, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी है। हर आदमी सेम प्रिविलेज के साथ पैदा थोड़ी होता है। सेहतमंद हो, शिक्षित हो, आगे बढ़ो अपनी मेहनत से। क्या बच्चों, क्या हर चीज माता पिता से ही मांगना उचित है? उनके भी तो लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं। यस और नो? अगर आपके माता पिता आपको सेहतमंद रखते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, आपका इलाज करा देते हैं, पढ़ने को कहते हो, किताब कॉपी कलम ला के देते हैं, स्कूल भेजते हैं, इससे ज्यादा क्यों कुछ मांगते हो? इससे ज्यादा खुद करो अपनी मेहनत से। यस और नो बच्चों? फैसिलिटीज आर इंजॉयड by all individuals almost free. मैं ये सब बातें रमन कुमार अग्रवाल क्यों करूं क्लास में? इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? रमन कुमार अग्रवाल आप डिबेट माइंडसेट के बच्चे लग रहे हैं। आप पर्सनली जब जूम सेशन रखूंगा तब आप ये सब बातें करना। अब रमन कुमार अग्रवाल कह रहे हैं सर पर सेम इक्वालिटी के नाम पे तो रिजर्वेशन लगा दिए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो बेटा देखो, अगर मैं इस पे कुछ कहता भी हूं तो मेरी बात का क्या महत्व है? पार्लियामेंट ने जो किया है वो हमें मानना है। दूसरी बात, अगर मैं इस पे आपके साथ डिबेट कर भी दूं तो बस टाइम वेस्ट होगा, परीक्षा में तो कुछ आएगा नहीं। तो कोई फायदा है रमन कुमार अग्रवाल? सर इको में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे? बिल्कुल 100 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन पे 1.2 मिनट्स। आगे बढ़ जाए बच्चों, यहां तक जनता साथ। हाँ बिल्कुल रमन, एकदम कंपलसरी होते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट बच्चों, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। ध्यान से समझिएगा, मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में हूं, तो मेरे खानों में स्वाद आए, मेरे भोजन में स्वाद आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, 3 कंपनियों को अलाउ किया हुआ है कि वो मसाले बेच सकते हैं। तो मानिए एक एमडीएच बेच रहा है, एक एवरेस्ट बेच रहा है और एक कैच है, ये बेच रहा है। ये 3 कंपनी बच्चों इतने मसाले प्रोड्यूस कर रही है कि पूरे देश की जरूरत पूरी हो रही है। तो क्या बच्चों सरकार चौथे को अलाउ करेगी अगर ये 3 ऑलरेडी सबकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं? नहीं अलाउ करेगी। लेकिन मैं एक बदतमीज आदमी सरकार के पास जाता हूं और कहता हूं क्या फालतू के मसाले हैं ये, क्या बकवास मसाला ये बेचते हैं, मुझे तो तीनों में ही स्वाद नहीं आता। तो ये बताओ बच्चों, क्या सरकार मुझे पैम्पर करेगी ये बोल करके कि तुम्हारे लिए चौथा मसाला लॉन्च कर देते हैं? बताइए, सरकार कहेगी तेरे बड़े टेस्ट बड हो रहे हैं भाई, पूरे देश को स्वाद आ रहा है, तुझे स्वाद ना आ रहा, हम खुद अभी कैच का मसाला डाल के खाए हैं। मैंने गवर्नमेंट को यह बोला कि देखो भाई, मुझे तीनों में ही स्वाद नहीं आ रहा, मैं अपना एक हिमांशु मसाला लॉन्च करना चाहता हूं, और फिर देखना सरकार इन तीनों मसालों से ज्यादा अच्छी सेल मेरी होगी। क्या गवर्नमेंट हिमांशु मसाले बाजार में आने देगी? कहेगी तेरा नाम ही फालतू लग रहा है, हिमांशु कोई नाम होता है, तू मत आ बाजार में। बोलो यस और नो? वो कहे ये हिमांशु मसाले सुन के ही अजीब लग रहा है, तू निकल जा।
लेकिन एक बात बताओ बच्चों, ऊपर में पॉइंट लिखा है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, लेकिन नीचे मुझे 3 चॉइस तो दिखता है। भाई सरकार ये तो कह रही है ना, कभी एमडीएच डाल के खा ले, कभी एवरेस्ट डाल के खा ले, कभी कैच डाल के खा ले, कभी तीनों में से थोड़ा थोड़ा डाल दे, कभी कैच बढ़ा दे एवरेस्ट कम कर दे, कभी एवरेस्ट बढ़ा दे कैच कम कर दे, कभी खाली एमडीएच डाल के खा ले। सरकार मुझे अलग अलग तर्क दे रही है कि ऐसा थोड़ी है तेरे पास विकल्प उपलब्ध नहीं है, 3 ऑप्शन तो उपलब्ध है, 3 में से तू कुछ भी कंज्यूम कर। क्या बच्चों इन 3 मसालों में मीरा नचाना अलाउड है मुझे कि नहीं? हाँ जी, इन 3 में मैं कितना भी ड्रामा कर सकता हूं, इसके लिए सरकार मुझे थोड़ी मना करेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये लिमिटेड चॉइस दिखता है या एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस? क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में तो पॉइंट दिया हुआ है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। तो क्या एब्सेंस के जगह पे लिमिटेड वर्ड यूज होना चाहिए या ये सही लिखा है? लिमिटेड वर्ड यूज होना चाहिए, सही लिखा है। राम गोयल क्यों सही लिखा है? आरती कह रही है नहीं, लिमिटेड। आईसीआई ने लिखा है लिमिटेड चॉइस लिखना चाहिए। आईसीआई ने बोला तो सही, बिल्कुल सही लिखा है। मेरी बात समझ के देखो बच्चों, भाई मेरे लिए लिमिटेड चॉइस भी तब बचेगा ना जब 3 में से किसी एक में मुझे स्वाद आ रहा है। जब तीनों में से ही किसी में मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा, तो क्या मेरे लिए कोई चॉइस बचा? सोच के देखो, नहीं बचा ना। इसीलिए एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस लिखा है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो जहां पर कंज्यूमर बच्चों फ्री नहीं होता प्रोडक्ट सिलेक्शन में, तो उसे बोलते हैं कि कंज्यूमर सॉवरिन नहीं है। एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब होता है फ्री टू चूज या फिर फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस। ये बताइए बच्चों, आप एल्डाइन के प्लेटफॉर्म पे अपनी मर्जी से आए हैं कि नहीं? क्या किसी ने आपका गला दबा करके यहां पे भेजा है, या बंदूक रखा था कनपट्टे पे और बोला था चुपचाप वहां जाके पढ़ लियो, नहीं तो हिमांशु सर घर आ जाएंगे AK-47 लेके? भारत में तो आप पूरी तरह से फ्री दिखते हैं, सॉवरिन दिखते हैं। सॉवरिन का मतलब ही यही है कि जो मैं चाहता हूं वही मैं करूंगा, ये करूं वो करूं मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में ना जाऊं मेरी मर्जी। यस और नो बच्चों? लेकिन क्या बच्चों सोशलिज्म में कंज्यूमर आपको सॉवरिन नजर आता है? क्या सोशलिज्म में कंज्यूमर आपको फ्री नजर आता है, सॉवरिन नजर आता है? नहीं। यहां तो सर सेलेक्टिव गुड्स अवेलेबल है। हाँ, वो सेलेक्टिव गुड्स में जितनी मर्जी चाहे ड्रामे कर सकता है, कभी ये ले लिया कभी वो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ये कहे कि मेरे हिसाब से बना करके दो, मसालों का कस्टमाइजेशन उपलब्ध नहीं है बच्चों। पर भारत में मसालों का कस्टमाइजेशन होता है कि नहीं? देश में सबसे वेले लोग, उन्हें कहते हैं बच्चों फूड ब्लॉगर। ठीक है? हाँ, देश के सबसे वेले लोग जिन्हें कहा जाता है बच्चों फूड ब्लॉगर, एक कैमरा उठा लो और किसी भी ठेले वाले के पीछे पड़ जाओ। हाँ जी भैया, तो आप इसमें क्या डाल रहे हैं? मतलब देख रहा है गधा आदमी के नमक डल रहा है, फिर भी पूछ रहा है क्या डाल रहे हो। हाँ जी भैया, क्या डाल रहे हो? अच्छा, ये मसाले आपने अपने घर पे बनाए हैं? तो घर ही पे बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे यार? तो हर फूड ब्लॉगर में जो खाना बनाने वाला कहता है कि मेरे भोजन में स्वाद ही इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए मसाले हैं। अरे भाई, इलायची तो इलायची रहेगी ना, तू थोड़ी जन्म दे देगा इलायची को। काली मिर्च तो काली मिर्च ही रहेगी ना भाई, तू थोड़ी जन्म दे देगा उसको। बेकार का अपने मसाले। लेकिन ये बोलना बच्चों कि ये हमारे खुद के मसाले हैं, जैसे हमने उसे पैदा किया हुआ है। तो ये बताओ बच्चों, ये कस्टमाइजेशन ही तो हुआ कि हमने अपने मसाले खुद बनाए हैं। क्यों स्वाद आ रहा है जी? अरे भाई, मेरी माता जी ना, या तुम्हारी भी माता जी,
केवल हल्दी नमक डाल करके खाना बना देगी तो उसमें स्वाद आ जाता है। ये झूठ मूठ का कुछ भी इंजन ऑयल में पराठे तल के खिला रहे हैं लोगों को, और लोग फूड ब्लॉगर को देख देख के पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। 80 रुपए का छोला भटूरा खाने के लिए 200 रुपए का किराया लगा दिया। अरे जिंदगी बस खाने के लिए बनी है क्या? तो छोला भटूरा पड़ गया 280 रुपए का, कोई सेंस हुआ? फूड ब्लॉगर को देख लिया किसी को और चले गए पागल की तरह। यस और नो बच्चों? हाँ जी, 50 रुपए का बड़ा पाव बिक रहा है। एक पाव ले लो, उसमें एक आलू ठूस दो और फिर कंज्यूमर के मुंह में ठूस दो और 50 रुपया ले लो। कोई सेंस है बच्चों? 50 रुपया कहां से दिखता है? मैं कितनी भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का पाव उठा लूं और उसमें एक आलू की टिक्की डालूं, उसके 50 रुपए। लेकिन ये बेवकूफ बनाया जा रहा है कि नहीं बच्चों? जनता को साइकोलॉजिकली वीक किया जा रहा है कि नहीं? आप इस माया जाल में मत फंसना। समझ आ गई बात बच्चों? जब ये फूड ब्लॉगर जाते हैं तो ये कहते हैं कि बिल्कुल घर जैसा खाना है। फूड ब्लॉगर जाके क्या कहते हैं? बिल्कुल घर जैसा खाना है। अरे भाई, तो घर का खाना मुझे बाहर क्यों खाना है? मैं सड़क पे थोड़ी रहता हूं। मैं घर का खाना अपने घर में खाऊंगा। सबको घर का स्वाद बाहर क्यों चाहिए? तो घर में क्या करते हो? क्या चल रहा है दुनिया में भाई? एकदम फूड ब्लॉगर जा रहा है, देखिए आपको एकदम भाई साहब घर वाला स्वाद मिलेगा। अरे भाई, तो फिर घर में क्या खाऊं? बाहर में घर वाला स्वाद ढूंढ रहा हूं घर में रह के। बोलो बच्चों, मूर्ख बनाया जा रहा है कि नहीं? यस और नो? आप इस माया जाल में मत फंसना। बाहर जाके घर वाला स्वाद चाहिए, तो फिर घर में कौन सा स्वाद चाहिए? बाहर वाला। खैर चलिए, आप मत फंसना बच्चों इस माया जाल में। Due to selective production of goods, consumer choice gets restricted. Consumer is not sovereign because he cannot choose freely from the range of goods. नोट कर लीजिए, यहां तक जनता साथ, यहां तक कोई दुख समस्या कष्ट परेशानी बच्चों? रमन कुमार अग्रवाल कर रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट मिले तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट कैसे समझना है इंसान को? इकोनॉमिक्स ऑन फायर विद यू सर। धन्यवाद आपका, आपने इतने खूबसूरत शब्द मेरे लिए कहे। रेंज ऑफ व्हाट मीन्स रेंज ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट्स। आरती कुमारी, 3 मसाले थे ना, 3 प्रोडक्ट अवेलेबल थे कि नहीं? बताइए, यहां तक मजा आया बच्चों? क्या आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है? इकोनॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आपका डेवलप हो रहा है? आप यकीन मानिए, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं भी होगा उनका मैं डेवलप करा दूंगा। ठीक है? कंज्यूमर बिकॉज ही कैन नॉट चूज फ्रीली फ्रॉम द रेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है?
बाकी बच्चों अभी कुछ दिनों तक आपकी क्लास में सिर्फ 2 बजे तक ले पाऊंगा, क्योंकि मेरी कहीं और भी क्या बोलते हैं उसको, मतलब और भी कहीं जाना है। 20 जुलाई के बाद से आपकी क्लास 2:30 बजे तक या 2:45 तक होने लग जाएगी। अभी बस थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, इस वजह से मैं आपकी क्लास 2 बजे तक ले रहा हूँ। कुछ समय के बाद से ये अपने टाइम पर होने लगेगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आते हैं और मुझे सुनते हैं। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।